हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है दोस्तों। छत्तीसगढ़ बोर्ड का एग्ज़ाम 2023 के लिए 2022 से जो कि मार्च में होने वाला है, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक हिंदी माध्यम में क्वेश्चन आंसर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। इस वर्ष मार्च में अवश्य जो है ये आने की संपूर्ण संभावना है और बहुत सारे प्रश्न जो है इसमें 40 से 50 नंबर तक के आएंगे। तो आपको ये तीनों सेट जो मैंने इसमें तैयार किया है वो तीनों सेट जो है बोर्ड से कुछ पेपर जो क्वेश्चन है वो लीक भी होते हैं, तो यहाँ पर उसको दिखाया जा रहा है आप लोगों को, ताकि आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ कर जाए ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो प्रश्न 1 से 8 तक 1 नंबर का है, प्रश्न 9 से 12 तक 3 नंबर है, प्रश्न 13 से 18 तक में 4 नंबर मिलेगा और 19 से 24 तक 6 नंबर के हैं। तो शुरू करते हैं। ये स्थानापन्न वस्तुएं क्या है? प्रश्न बैंक है, वे वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के बदले में किया जा सकता है, तो इसको स्थानापन्न कहते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। ईंटों का बाजार किस प्रकार उदाहरण है? ईंटों का बाजार स्थानीय बाजार का उदाहरण है। प्रतिगामी कर किसे कहते हैं? तो प्रतिगामी कर आय के बढ़ने के साथ दरों में कमी के साथ घटते जाते हैं। संतुलित बजट किसे कहते हैं? मुद्रा का अर्थ क्या है? देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे 10 से 15 मिनट में पूरा एक वीडियो कंप्लीट करना है और इसमें 24 प्रश्न हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ प्रश्न दिखाने के लिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको पढ़ना है ना, उसको दिखाने के लिए वीडियो बनाया गया है। तो आप लोग जल्दी जल्दी अपना प्रश्न को कॉपी पेन में चाहे तो नोट कर सकते हैं। जिनके पास गाइड की सुविधा नहीं है, नवबोध प्रबोध नहीं होगा, तो आप लोग नोट कर सकते हैं, और जिनके पास है वे टिक मार्क भी कर सकते हैं। मुद्रा का अर्थ बताइए। इसके बाद है सरकार के बैंकर के रूप में कौन से बैंक कार्यरत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आएगा। स्थिर विनिमय दर प्रणाली क्या है? उस विनिमय दर व्यवस्था से है जिससे देश की मुद्रा की विदेशी विनिमय दरें पूर्व निर्धारित बिंदु पर रखी जाती है। इसके बाद है विदेशी विनिमय दर का आशय स्पष्ट कीजिए। तो वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ विनिमय किया जा सकता है उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है? तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है आपको। 3 नंबर का सवाल है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वस्तु विभेद एकाधिकार प्रतियोगिता की प्रमुख कसौटी क्या है? वस्तु विभेद एकाधिकारी प्रतियोगिता की कसौटी। विभेद का अर्थ है विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित एक ही प्रकार की वस्तु में अंतर करता है। इस कार्य के लिए प्रत्येक फर्म अपनी अपनी वस्तु को अन्य फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तु से भिन्नता प्रदान करती है, जैसे वस्तु के ट्रेडमार्क एवं ब्रांडों में भिन्नता, ग्राहक की वस्तु के साथ अपनी सेवाओं की गारंटी देकर। ठीक है, जैसे फ्रिज बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां होती है, लेकिन सबके ब्रांड अलग होते हैं, ट्रेडमार्क अलग होता है ना। इसी को जो है कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक बेरोजगारी को समझाइए। तो काम उपलब्ध होते हुए काम करने को तैयार न होने वाले लोग ऐच्छिक बेरोजगार कहलाते हैं। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय, उद्देश्य, उपकरण, मुख्य समस्या, उदाहरण 5 पॉइंट में समझा देना है। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, ये तो आपकी गाइड में होगा, पुस्तक में भी दिया हुआ है, नोट कर सकते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को समझाइए, इसका अथवा है। अब अगर आप उसको नहीं बनाते तो इसको बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद है यहाँ पर है सीमांत उपयोगिता, उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति को समझाइए। क्वेश्चन 14 है, स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्थिर लागत
स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत में अंतर है। स्थिर लागत का संबंध उत्पादन के स्थिर साधन से होता है, जबकि परिवर्तनशील लागतों का संबंध उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों से होता है। कुल स्थिर लागत पर उत्पादन की मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि परिवर्तनशील लागत उत्पादन की मात्रा से प्रभावित होते हैं। लागत वक्रों की आकृति यू के समान होने के प्रमुख कारण बताइए। तो लागत वक्रों की आकृति यू आकार होने के निम्नलिखित कारण है। पहला है तकनीकी बचतें, दूसरा है श्रम संबंधी बचतें, तीसरा है विपणन की बचतें और चौथा है प्रबंधकी बचतें। आप लोग को पॉइंट को रटना पड़ेगा, पॉइंट रटेंगे तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात कीजिए। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद 4,50,000 है, घिसावट व्यय 70,000, आयात 1,20,000, निर्यात 1,20,000। तो इसका फार्मूला है, इसको नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। निम्नलिखित आंकड़ों से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। उसके अथवा में है वेतन, किराया, लाभ, ब्याज, उपभोग, सकल घरेलू विनिमय। तो राष्ट्रीय आय इक्वल टू होता है वेतन प्लस किराया प्लस लाभ प्लस ब्याज, ये सब का योग कर देंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 11,000 आएगा दोस्तों। उसके बाद है प्रश्न 16, व्यापारिक बैंकों के 2 लाभ और 2 दोष बताइए। तो व्यापारिक बैंक के जो लाभ है वो निम्नलिखित है। बैंक देश के छोटी बड़ी बचतों की संग्रहित करता है, परिणाम स्वरूप समाज के पास जो अनावश्यक राशि रहती है वह वित्तीय विभाग के कार्य में विनिमय की जाती है। भुगतान में सुविधा, बैंक के कारण चेकों द्वारा भुगतान आसान व सरल हो जाता है। इसके दोष देखिए, पूंजी जमाओं का कम हो जाना, ये इसके दोष है। और दूसरा है बैंकिंग आदत का कम होना। एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुण लिखिए। तो ये निम्नलिखित है दोस्तों, जल्दी जल्दी नोट करेंगे। इसके बाद है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये अंतर है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। इसके बाद इसका अथवा में है बजट के उद्देश्यों को लिखिए। प्रत्येक प्रश्न में 4 नंबर, 5, 6 नंबर वाले में अथवा दिया गया है, उस दोनों में से आपको एक पेपर में बनाने होंगे। तो सरकार बजट के माध्यम से निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति करती। पहला है संसाधन का पुनः आवंटन, दूसरा है आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण, तीसरा है आर्थिक स्थिरता, चौथा है सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध। प्रश्न 18 है भारत में भुगतान संतुलन का सुधारने हेतु 4 उपाय बताइए। तो 4 उपाय निम्नलिखित है। निर्यात को प्रोत्साहन, आयात में कमी, विदेशी ऋणों का प्रयोग, स्थिर विनिमय दर के पक्ष विपक्ष में 2-2 तर्क दीजिए। तो नोट करते चले जाइए। क्रमागत हास मान सीमांत उपयोगिता नियम का सचित्र व्याख्या करना है। तो उपयोगिता हास नियम का क्या होता है, जैसे कोई भूखा है उसको रोटी देते जाएंगे, खिलाते जाएंगे, है ना, तो धीरे धीरे उसका जो भूख है वो शांत हो जाएगा और उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो भूख लगने वाला व्यक्ति जब खा लेता है तो उसकी उपयोगिता घटते जाता है दोस्तों। ठीक, तो ये तालिका है, इसको नोट कर लेंगे, आपकी गाइड वगैरह में भी दिया होगा ये। इसके बाद तटस्थ वक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रश्न को नोट कर लीजिए, अथवा को नहीं समझा रहा हूँ मैं।
ये रेखा चित्र भी बनाना है आपको। इसको बना लेंगे चित्र को, ठीक है। मांग के नियम के कोई 6 अपवाद को लिखिए। तो अब मैं प्रश्न दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि 10 मिनट का वीडियो बन चुका है ना। ज़्यादा लंबा वीडियो फिर कोई देखता भी नहीं है। हमको प्रश्न दिखाना था, आपको प्रश्न नोट कर लेना है और अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि इसमें प्रश्न दिखाना मेन उद्देश्य है। क्योंकि आंसर तो आपके पूरा पुस्तक में दिया हुआ है, आप प्रश्न को देखिए। और जिनके पास गाइड भी नहीं है, अगर बुक है तो बुक में से नोट कर सकते हैं, या इस वीडियो को आप सेव करके रख सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय है। उत्पादन फलन को परिभाषित कीजिए। पैमाने के वर्धमान स्थिर तथा ह्रासमान प्रतिफल ज्ञात कीजिए। जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रहा हूँ। इसके बाद ये है, इसको लिखना है। इसके बाद प्रश्न कुल औसत एवं सीमांत आय को एक काल्पनिक तालिका रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। आंसर को स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता को परिभाषित कीजिए। क्या पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक है? बाजार मूल्य की विशेषता लिखिए। तो निम्नलिखित विशेषता है, नोट कर लीजिए। इसके बाद है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली प्रमुख कठिनाइयाँ कौन सी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है, लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है 24, अत्यधिक मांग में सुधार के उपायों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार टोटल 24 प्रश्न को सॉल्व करना है दोस्तों। 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है 12th में। आय एवं रोजगार के सिद्धांत के बारे में परंपरावादी अर्थव्यवस्था एवं कीन्स के विचारों की तुलना कीजिए। तो नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार आपका इकोनॉमिक्स का कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अपन व्यवसाय अध्ययन और अकाउंट का देखेंगे।